तो चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजरली दिल्ली प्रपोज़ल के बारे में। हम बात करेंगे साइमन कमीशन और उसकी रिपोर्ट के बारे में, और ऑफ कोर्स हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम मेजरली 2 साल पे फोकस रखेंगे। एक है 1927 का और एक है 1928 का। मगर इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जैसा कि आप जानते हो कि हम इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। हमने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी स्वराजिस्ट जो काउंसिल में एंट्री की डिमांड कर रहे थे। उनका यह कहना था कि हम इसे एक अल्टरनेटिव की तरह यूज़ करेंगे, एक नया फ्रंट खोलेंगे जहाँ पे मासेस को एंगेज करेंगे। वहीं नो चेंजर्स थे उनके अपोज में, जो ये कह रहे थे कि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क को नेगेट करेगा। साथ ही हमने यहाँ पे कुछ न्यू फोर्सेस को इमर्ज होते हुए देखा, जैसे हमने ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में बात की थी। बहुत से पीजेंट एजिटेशंस हमें देखने को मिले, कास्ट मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म भी हमने देखा, जहाँ पे हमने बात की कि किस तरीके से जो सॉन्डर्स का मर्डर होता है, हमने काकुरी रॉबरी को देखा। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं कि लॉर्ड बर्किनहेड ब्रिटेन में बैठे बैठे ये कह देते हैं कि तुम काले लोग तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते जो सभी लोगों को मंजूर हो। जब ये बात वो कहते हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर एलिगेशन लग जाता है, और नेहरू हो, जिन्ना हो, या कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल का लीडर हो, वो एक सहमति बनाने की कोशिश करते हैं आपस में कि किसी भी तरीके से हम इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन दे पाएँ ताकि इनकी ये बात को नेगेट किया जा सके कि हम इसीलिए आज़ाद नहीं हो पा रहे कि हम हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहे मिल के, बल्कि हम ये साबित करना चाहते थे कि आप गलत हो, आप हमें आज़ादी देना नहीं चाह रहे हो, ये लो हमारा ये रहा संविधान। तो खैर ये बात तो सही थी जो उन्होंने कहा कि हम उस समय अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाते क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे, राइट। तो ये वो समय है जब जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे और मुस्लिम लीग को हेड कर रहे होते थे जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने यहाँ पे दिल्ली प्रपोजल के रूप में कुछ संविधान में अपनी तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के पॉइंट्स को ऐड ऑन करवाना चाहते थे वो नेहरू जी को दिए थे। इसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जब आती है, क्योंकि उसमें मोतीलाल नेहरू थे, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आती है, ना ही सुभाष चंद्र बोस को, और इनसे अलग होके वो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना लेते हैं। इसी के साथ साथ जो नेहरू रिपोर्ट आती है जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई जाती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे जिन्ना भी नाखुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं ये गेम आपके साथ नहीं खेलूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि दिल्ली प्रपोजल 1927 दिसंबर में मुस्लिम लीग ने एक सेशन किया था दिल्ली में, जहाँ पे उन्होंने 4 डिमांड्स पुटअप की थी और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में इंक्लूड करने की प्रपोजल कांग्रेस को दिया था। ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट कर लिए गए थे कांग्रेस के द्वारा इन 1927। मगर जब हमें नेहरू रिपोर्ट देखने को मिलेगी तो हमें मिलेगा ये देखने के लिए कि ये जो रिपोर्ट है इसे पूरी तरीके से मुस्लिम लीग खारिज कर देगा। यहाँ पे हम लोगों के लिए जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली प्रपोजल के अलावा ऐसी कौन सी डिमांड थी जो मुस्लिम लीग ने प्रपोज की थी। हमें सिर्फ इनके वो फैक्ट जानने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली प्रपोजल में जो 4 डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो थी जॉइंट इलेक्टोरेट की इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व्ड सीट्स ऑफ मुस्लिम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जो पार्लियामेंट और रिफॉर्म में हमने देखने की कोशिश की थी उसको हटा के जॉइंट इलेक्टोरेट ले आया गया। इसी के साथ जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है बंगाल और पंजाब में वो उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में होगा, ये भी डिमांड मान ली गई। 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो उस समय हुआ करती थी, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उनको फॉर्म किया जाएगा जहाँ पे ये मुस्लिम बहुल राज्य हुआ करेंगे। फिर 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये बात मुस्लिम लीग के प्रपोजल की मान ली गई थी, ठीक है, जिसे दिल्ली प्रपोजल कहा गया। इसी के साथ साथ एक चीज़ चल रही थी, जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम आपके गवर्नेंस को रिफॉर्म करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन को बनाया। साइमन कमीशन को बनाया गया था ताकि वो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को ला पाएँ और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू कर पाएँ।
जिसमें ये कहा गया था 1919 में ही कि 10 साल बाद इस एक्ट का रिव्यू किया जाएगा और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं ये हम करेंगे। मगर वो 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेज देते हैं। वो 2 साल पहले क्यों भेज देते हैं? क्योंकि उस समय जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उन्हें डर था कि लेबर पार्टी अगर सत्ता में आ गई, जो इस मुद्दे पे आ भी सकती है, तो क्यों ना हम ही इस चीज़ को कर दें। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे जब उन्होंने इस कमेटी को भेजा, इस कमीशन को भेजा, उसमें 7 ब्रिटिश एमपी थे। जॉन साइमन उसके चेयरमैन थे। अब भारत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है ये कौन बताएगा? ये तो भारतीय लोग बताएंगे। उनको उन्होंने कमेटी में लिया ही नहीं, इसीलिए इसका प्रोटेस्ट चालू हो गया। जब वो भारत आए तो इसका मासिव प्रोटेस्ट किया गया। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय इनका प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, तो उनके सर पे डंडा पड़ गया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को देख के भगत सिंह भड़क गए और फिर उन्होंने फ्यूचर में क्या करा ये तो हम सब जानते ही हैं। खैर, तो यहाँ पे साइमन कमीशन ने किस चीज़ को प्रपोज करा? इन्होंने बोला कि डायरकी को अबॉलिश कर दिया जाए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस को स्टैब्लिश किया जाए। पहली चीज़, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि रेडिकल फोर्सेस को स्टिमुलस मिला, जैसे मैंने भगत सिंह की बात आपको बताई, और जो कांग्रेस आइडल पड़ी हुई थी कुछ समय से, उसको प्रोटेस्ट करने का एक इशू मिला। क्यों आइडल पड़ी हुई थी? क्योंकि हमने रिसेंट में भी देखा था पिछले लेक्चर में, है ना, स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स, किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें आपको कनेक्ट करते हुए आना चाहिए। इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्यों आई? क्योंकि लॉर्ड बर्किन हेड, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया था इंडियंस को कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं बना सकते जो सबको एक्सेप्टेबल हो, राइट। सो एक कमेटी बनती है जिसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू जी उसे चेयर करते हैं। कमेटी के ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, जैसे डोमिनियन स्टेटस, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म चाहिए हमें, है ना, 19 फंडामेंटल राइट उन्होंने इंक्लूड करे, मुस्लिम्स को कल्चरल प्रोटेक्शन दी, सेपरेट इलेक्टोरेट को सरे से खारिज कर दिया और रिजर्वेशन दे दिया सीट्स में। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, देखो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कब से है ना, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन कब से है, इन चीज़ों को आपको कोट करना चाहिए, है ना। यूनियंस को फॉर्म करने की फ्रीडम दी गई। मगर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या हैं, और इस नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग हो, सिख लीग हो या ऑल पार्टी कन्वेंशन हो, इस नेहरू रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे जिन्ना ने अपना सपोर्ट खींच लिया और इसी के चलते अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, जिसे मोस्टली एक्सेप्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। यंग सेक्शन जो था, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने डोमिनेंस स्टेटस का भी अपोज किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आते थे, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को फॉर्म कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और बोस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के सेक्रेटरी बने और श्रीनिवास अयंगर उसके प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो हमें देखने को मिलता है इस रिपोर्ट और इस डिमांड के थ्रू। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे इस एचएम के बारे में अभी तक नहीं बताया। इस एचएम का मतलब है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा भी इस दिल्ली प्रपोजल का, जो मुस्लिम लीग ने प्रपोज किया था, उसका पुरजोर विरोध कर रही थी। वो क्यों कर रही थी? क्योंकि उसमें एक प्रपोजल था कि न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्रिएट होंगी और मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा इन पंजाब एंड बंगाल, ताकि मुस्लिम कंट्रोल रहे इन दोनों ही पंजाब और बंगाल के लेजिस्लेचर में। तो ये जो प्रपोजल दिया गया था, जिसको मान भी लिया कांग्रेस के द्वारा, इसका पुरजोर विरोध हिंदू महासभा ने किया था। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि 1928 में जब ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, तो इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में क्या जिन्ना को नहीं बुलाया? जवाब है ऑफकोर्स बुलाया। तो उन्होंने कोई प्रपोजल नहीं रखे? ऑफकोर्स रखे, मगर उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। जैसे उन्होंने बोला था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ये बात नहीं मानी जाएगी। मुस्लिम्स को रिजर्वेशन चाहिए बंगाल और पंजाब के लेजिस्लेचर में प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, ये बात भी नहीं मानी जाएगी। इसी के साथ जो प्रोविंसेस हैं उसमें रेसिडुअल पावर चाहिए, ये डिमांड भी नहीं मानी जाएगी। तो इन सबको देखते हुए जिन्ना भड़क गए और फिर उन्होंने 14 पॉइंट अपने दिए थे। अब उस 14 पॉइंट्स में क्या क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इस टाइम पीरियड पे चल क्या रहा था, है ना।
ये जो साइमन कमीशन है इसे ऑल वाइट कमीशन भी कहा जाता है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें आपसे बेसिक पूछी जाती हैं, और बेसिक नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग के 14 पॉइंट्स या फिर दिल्ली प्रपोजल के बारे में बेसिक सी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर से हम ये देखेंगे 1928 के कलकत्ता सेशन से। मीट यू सून इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep shining. Have a good day.